हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। हमारा टॉपिक चल रहा है त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता में लास्ट क्लास में हमने सीखा था सर्वांग समता के लिए प्रतिबंध 1। आज हम पढ़ेंगे सर्वांग समता के लिए प्रतिबंध 2। आइए देखते हैं क्या क्या इंटरेस्टिंग हम आज सीखने वाले हैं। ए प्रतिबंध। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब क्या है? एंगल। क्या है? एंगल। एस का मतलब क्या है? साइड। और ए का मतलब क्या है? यहाँ एंगल। क्या है? एंगल। तो ए सर्वांग समता प्रतिबंध, ठीक है ना। तो यदि एक सुमेलन में एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो क्या क्या हो? यदि एक सुमेलन में, देखो इधर ये एक ट्रायंगल है और ये एक और ट्रायंगल है। तो ये क्या? ए बी सी ई एफ और जी। तो देखो अब ये कह रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये एंगल, ये है 35, ये है 60, ये भी है 35 और ये है 60। अब ये जो है ये 5 है और ये भी क्या है? 5। एक त्रिभुज में त्रिभुज के दो कोण, ये रहा 35 से 35 यानी कि 35, ये 60 एंड 60 और इनके अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हो। ये रही ना भुजा, इसके इन दोनों कोणों से मिलकर इन दोनों कोणों से कौन सी भुजा बन रही है? ये बन रही है ना। तो ये त्रिभुज के होंगे सर्वांगसम होंगे। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC सर्वांगसम है ट्रायंगल EFG के। ओके। एग्जाम्पल 6। ए सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके ट्रायंगल ABC और सर्वांगसम होगा ट्रायंगल QRP के स्थापित करना है यदि यह दिया गया है कि BC इक्वल है RP के, ठीक है ना। तो इस सर्वांग समता को स्थापित करने के लिए अन्य किन तथ्यों की आवश्यकता है? तो किन तथ्यों की आवश्यकता है? देखो अब यहाँ है ए सर्वांगसम प्रतिबंध के लिए हमें दो कोणों के साथ अंतर्गत भुजाएं BC और RP की आवश्यकता है। किस किस की? BC की और RP की, है ना। तो अतः अन्य आवश्यक तथ्य निम्न है कि एंगल B, देखो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना देती हूँ, ABC और एक ट्रायंगल हम यहाँ पे और ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रायंगल हो गया QRP के, है ना। तो अब देखो यहाँ पर कि BC जो है, BC किसके इक्वल है? BC इक्वल है RP के, है ना। तो अब ASA बताना है। तो ASA का मतलब क्या है? यहाँ पे ASA का मतलब यह क्या है कि एक तो साइड इक्वल होनी चाहिए और दो हमारे एंगल इक्वल होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि एंगल B जो होगा एंगल R के इक्वल होगा और C जो होगा वो P के। आप ध्यान रखना कि यही वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, ये नहीं कि आप ये वाला एंगल इसके इक्वल बता दो, तो ये सर्वांगसम नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों एंगल जिस कॉमन साइड पे एक साथ लाई कर रहे हैं वो साइड इक्वल होनी चाहिए। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि साइड एंगल साइड या फिर एंगल साइड एंगल तो हमारा बन रहा होगा पर ये प्रॉपर्टी वहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही होगी, तो ये हमें यहाँ पर कंफ्यूज कर देगा। तो इसलिए ध्यान रखना है जिस कॉमन लाइन पर दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं उसी दूसरी कॉमन लाइन पर वो कॉमन एंगल फॉर्म होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब हमें ये ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 हम यहाँ देख रहे हैं आकृति 7.26, ये फिगर हमें दी हुई है 7.26 में क्या आप ए सर्वांगसम प्रतिबंध का उपयोग करके यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD, है ना, सर्वांगसम है या फिर नहीं है। तो ये हमें निष्कर्ष हमें यहाँ पर निकालना है। तो अब देखो क्या है इसका सॉल्यूशन। दो त्रिभुज AOC और BOD, हम ये त्रिभुज देखते हैं पहले AOC और BOD। पहले इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारी कॉमन बैठ रही हैं। तो देखो AOC और BOD में एंगल C किसके इक्वल है? एंगल T के। C इक्वल है D के यानी कि प्रत्येक 70 डिग्री है। अब देखो AOC किसके इक्वल है? BOD के।
तो ये भी 30, ये भी 30 होगा। क्यों होगा, ये हमें दिया हुआ नहीं था पर तब भी हमने माना 30 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है नहीं, जब एक लाइन ऐसे जा रही है एक लाइन ऐसे जा रही है तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30, और अगर ये 70 है तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा 70, ऐसे करके ये कुछ हमारा बनता है। तो शीर्षाभिमुख कोण ये हमारे हो गए। तो एंगल ए जो होगा, एंगल ए वो क्या होगा, अब देखो ये ट्रायंगल बन रहा है तो एंगल ए होगा जो एक ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। जब एक एंगल 70 है और एक एंगल 30 है तो तीसरा क्या होगा, तो 180 में से अगर मैं 70 और 30 लेस कर दूं तो हमारा आंसर आएगा 80 डिग्री। क्या आएगा, 80 डिग्री। तो तीसरा एंगल होगा 80 डिग्री। त्रिभुजों के कोणों का योग गुणधर्म का प्रयोग करा है हमने यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ हमने यहाँ करा है। ऐसे ही एंगल बी भी हमारा ये होगा। तो देखो एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। अब देखो क्या है, ए सी जो है, ये ए सी जो है ये किसके इक्वल है, बी डी के, और एंगल सी एंगल डी के, एंगल सी एंगल डी के इक्वल है ना, एंगल सी एंगल डी के इक्वल है, एंगल ए एंगल बी के। अब देखो आपके माइंड में ये आना चाहिए था कि जब ये 30 है ये 30 है तो हमें इस वाले एंगल को निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमें इस एंगल को निकालने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन लाइन है उस लाइन के ऊपर एंगल फॉर्म होना चाहिए। तो ये एंगल उस लाइन पे फॉर्म नहीं हो रहा है, एंगल ए ही फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर एंगल बी फॉर्म हो रहा है, तो ये एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हमें इन एंगल को निकालने की ज़रूरत पड़ी। तो एंगल ए और एंगल सी के अंतर्गत भुजा ए सी और तथा बी और डी के अंतर्गत भुजा बी डी है। तो ए एस ए सर्वांगसम प्रतिबंध से ट्रायंगल ए ओ सी ट्रायंगल बी ओ डी के सर्वांगसम है, यानी कि आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब देखो आर एच एस प्रतिबंध होता है। आर एच एस क्या होता है, आर एच एस होता है राइट एंगल वाली प्रॉपर्टी जो होती है। राइट एंगल क्या होता है भाई, राइट एंगल वो होता है, देखो जब एक एंगल दूसरे एंगल पे बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है और वहाँ उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, तो वो कौन सा एंगल होता है, वो होता है राइट एंगल, ठीक है ना। तो अब देखो आर एच एस सर्वांग सम प्रतिबंध क्या कहता है, यदि एक सुमेलन के अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमश किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वो क्या होगा, त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। क्या बोला इसमें, यदि एक सुमेलन के अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, देखो यहाँ ये रहा एक त्रिभुज हम यहाँ बना रहे हैं, ये रहा एक त्रिभुज, ये ए बी सी, ये क्या है ई एफ और जी, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज का कर्ण ये रहा हमारा 90 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री। अब देखो समकोण एंगल जो होता है राइट एंगल के सामने वाला जस्ट हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। हमेशा ध्यान रखना ये बात कि राइट एंगल के जस्ट सामने वाले को ही हम क्या कहते हैं, कर्ण। जब एक कर्ण और एक भुजा क्रमश किसी दूसरे त्रिभुज के कर्ण और भुजा, यानी कि एक तो कर्ण तो लेना ही लेना है, इसका मतलब भुजा इसमें से और इसमें से कोई एक भुजा अगर आपस में इक्वल है और 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो वो त्रिभुज क्या होंगे, हमारे सर्वांगसम होंगे। अब इसके बेसिस पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, त्रिभुजों के युग्म के कुछ भागों के निम्न माप दिए गए हैं। आरएचएस सर्वांगसम प्रतिबंध का प्रयोग करके बताइए कि क्या त्रिभुज युग्म सर्वांगसम हैं या नहीं है, और सर्वांगसम त्रिभुजों की स्थिति में उत्तर को सांकेतिक रूप में भी लिखिए। अब देखो ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, तो एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, ए सी 8 डिग्री है, 8 सेंटीमीटर है, ए बी 3 सेंटीमीटर है। ऐसे ही पी क्या है 90 डिग्री, पी आर 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही दे रखा है सेकंड पार्ट, ठीक है ना, कि ए 90 डिग्री है, ए सी 5 और बी सी 9। इसमें क्यू 90 डिग्री है, पी आर 8 है और पी क्यू 5। तो पहले हम इसका एक फिगर इनकी फॉर्म कर लेते हैं सबकी। तो देखो पहले पार्ट 1 देखते हैं। यहाँ बी और पी 90 डिग्री है, देखो एक हमने फिगर बनाई, ये रही फिगर। तो क्या है, ए सी कहाँ है, ए सी हमारा रहा, ये रहा ए सी, ठीक है 8 सेंटीमीटर, और ए बी क्या है, ये वाली फिगर है फर्स्ट वाले की हमारी। तो देखो
यहाँ क्या है, AC कर्ण है ना, ये रहा, इसके जस्ट सामने वाला यहाँ कर्ण क्या है, RQ, या फिर हम इसे बोल सकते हैं QR। तो RQ 8 सेंटीमीटर, AC भी 8 सेंटीमीटर है। अब भुजा देखो AB और RP, ये 3-3 सेंटीमीटर की हैं, और एंगल 90 डिग्री का ये इनके बीच में, यहाँ पर ये एंगल है 90 डिग्री का। हमने ये पढ़ा था RHS में कि जो है कि एक तो कर्ण हाइपोटेनियस सेम होना चाहिए और दोनों में से कोई एक भुजा सेम होनी चाहिए और एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं। अब देखो सेकंड वाले की फिगर हम यहाँ पर बनाएंगे। एंगल A 90 डिग्री है हमारा, है ना, और एंगल C क्या है, AC क्या है हमारी 5 सेंटीमीटर, AC देखो 5 सेंटीमीटर है, और BC क्या है हमारी, BC 9 सेंटीमीटर है। अब यहाँ देखो एंगल Q 90 डिग्री है हमारा, है ना, 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, साइन भी 90 डिग्री को ही हमें बताता है। PR क्या है हमारा, PR 8 सेंटीमीटर है, और PQ हमारा क्या है, PQ 5 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए क्या ये सर्वांगसम है या नहीं है। तो एंगल A और एंगल Q के इक्वल है 90 डिग्री, भुजा AC भुजा PQ के इक्वल है 5 सेंटीमीटर। पर देखो लेकिन कर्ण जो है इसके, कर्ण देखो ये 9 सेंटीमीटर का है, ये 8 सेंटीमीटर का, ये तो आपस में इक्वल नहीं है इनके हाइपोटेनियस। लेकिन कर्ण BC कर्ण PR के इक्वल नहीं है, तो ये फिर सर्वांगसम नहीं होंगे। ठीक है ना। हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। आकृति 7.31 में DA परपेंडिकुलर है AB लाइन पर। देखो ये रहा, DA जो है किस पे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है AB पर, और CB किस पे परपेंडिकुलर है, CB परपेंडिकुलर है AB पर, और AC जो है AC वो किसके इक्वल है, AC इक्वल है BD के। यहाँ पे शो भी हुआ हुआ है, ये अगर जरूरी नहीं है उसमें कहते, नहीं भी कहते तो भी हमें दिख रहा था कि शो हुआ हुआ है। अब देखो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DAB के बराबर भागों के 3 युग्म बताइए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD सर्वांगसम है या नहीं है, और ABC या फिर ABD सर्वांगसम है या फिर नहीं है। तो देखो बराबर भागों के 3 युग्म हैं, ये हैं या नहीं है। देखो ABC 90 डिग्री है, और BAD ये भी 90 डिग्री है ना। AC जो है और क्या है, AC और BD ये क्या है आपस में इक्वल हैं, और AB और BA ये भी हमारे क्या है कॉमन है। तो देखो 90 डिग्री भी है और कॉमन भी है, तो हम कह सकते हैं कि RHS सर्वांगसम है। और देखो क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो ये एंगल A है ना, एंगल A के जस्ट सामने आ रहा है AD, यानी कि ये कर्ण भी इक्वल है, इसलिए हम कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप खाली दोनों भुजाओं को देख लेंगे, आपको कर्ण को ही स्पेशली यहाँ पर देखना है। तो अब अतः इसलिए कथन 1 हमारा क्या है, सत्य है। अब कथन 2 सत्य नहीं है, क्योंकि शीर्षों में सुमेलन सही नहीं है, क्योंकि इनके जैसा ये सेम टू सेम यहाँ पर नहीं बैठ रहा है। देखो इन्होंने बोला था कि ABC और ABD, तो AB और AB ये क्या है फिर BC और B, तो यहाँ पर ही सुमेलन नहीं बैठ रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते एंगल जो हमारा पार्ट 1 है वो हमारा सही है, ठीक है, और पार्ट 2 में हमारा सर्वांगसम नहीं है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा, हमने सीखा एक तो एंगल, साइड एंगल वाली, क्या सीखा, एंगल, साइड एंड एंगल, ये हमने सीखा। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि अगर एक ट्रायंगल है उसके 2 एंगल इक्वल हैं आपस में, ये 35 डिग्री है, ये 85 डिग्री है सपोज करो, तो ये वाली जो भुजा है ये ही इनको हमें इसको ही कंसीडर करना है। किसे कंसीडर करना है, इसको ही कंसीडर हमें यहाँ पर करना है। ये वाली भुजा और इस भुजा से हमारा दूसरी भुजाओं से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें साइड एंगल साइड में हम यही देखते हैं कि दोनों एंगल के बीच में जो भुजा आ रही है। एक हमने देखा था RHS वाला, इसमें हमने देखा कि अगर कोई ट्रायंगल RHS का है तो देखो 90 डिग्री है, तो एक तो हमें देखना है कि एंगल उसके बीच में 90 डिग्री का फॉर्म हो, दूसरा हमें देखना है कि कर्ण हो, क्या देखना है कि कर्ण को देखना है, और तीसरा कोई भी दोनों में से बची हुई दोनों में से एक भुजा हम कोई सी भी यहाँ पर ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक भुजा हम यहाँ पे ले सकते हैं चाहे, पर कर्ण को आपको ध्यान रखना है कि ये जो हाइपोटेनियस है ये आपका सेम होना ही चाहिए दूसरे ट्रायंगल के, है ना। तो इसलिए हम इसे कहते हैं RI राइट
एंगल कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। और राइट एंगल कौन सा, हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज होती है 90 डिग्री के जस्ट सामने जो होती है वो हमारा क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो साइड एंगल साइड और RHS ये हमने देख लिया। SSS ये हम पहले कर चुके हैं और SAS ये भी हम पहले कर चुके हैं लास्ट क्लास में। और आज हमने इस क्लास में सीखा एंगल, साइड एंगल और RHS, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।